हाय फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 6 पाठ 9 गुप्त काल के बारे में समझेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धान्य से पूर्ण था, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांत एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। इसके बाद फिर समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहते हैं। जैसे जिसमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, शपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारहमिहिर, बररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या फिर इसको कह सकते हैं गोविंदगुप्त था, जिन्होंने 415 ईस्वी से 454 तक राज्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इसके बाद फिर स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद फिर पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त
की एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है 510 ईस्वी में। इसके बाद गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। इसके बाद फिर आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। बारहमेहर की पुस्तक बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। बारहमेहर ने पंच सिद्धांत, बृहज्जक और लघु जातक की रचना भी की है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। गुप्त काल में पलकर्ण ने पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा। इसके बाद पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। भाष्य के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम था। विशाखदत्त का लिखा नाटक मुद्राक्षित था। गुप्त काल के लोग अहिंसक और सत्यवादी थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त काल का राजकीय चिन्ह गरुड़ था, क्योंकि ये विष्णु के उपासक थे। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गईं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। कालिदास, महाकवि कालिदास, मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास ने लिखे। इसके बाद भैरवी, किरातार्जुनीयम, इसके बाद भाष्य, स्वप्नवास, बदतम और चारुदतम। इसके बाद अमर सिंह ने अमरकोश तथा ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत लिखा। बाणभट्ट के अष्टांग हृदय या हर्षचरित लिखे। इसमें हर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त होती है। धन्वंतरी, शैल्य शास्त्र, इसके बाद थोड़ा सा रिवीजिंग करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 335, इसके बाद समुद्रगुप्त 335 से 375, इसके बाद फिर चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 414, इसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट 414 से 455 तक, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त 455 से 465 तक, इसके बाद बुद्धगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का। इसके बाद फिर गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में कालिदास एवं अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना की। इसलिए इस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तथा हर्ष एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था। इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली नामक नाटकों की रचना की। ये कुछ इस पाठ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।